तो आज हम 14 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले लेक्चर यूनिट को रिव्यू कर रहे हैं। चलो मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेशन की एक एक बात को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और टॉपिक भी बड़ा सही है, वैलेंटाइंस डे। लेकिन इसके जरिए हम मार्केटिंग के नए प्लेबुक को एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करेंगे। अच्छा, देखेंगे कि कैसे एआई और क्विक कॉमर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स जो कल तक फ्यूचर लगते थे, आज बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को टेक्स्ट बुक के कोर कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे। सही है। मतलब ये सिर्फ गुलाब और चॉकलेट्स की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि 2026 में एक कस्टमर का दिल और दिमाग दोनों कैसे जीता जाता है। तो चलो इस पर गहरी चर्चा करते हैं। ओके, तो सेशन शुरू हुआ 14 फरवरी 2026 को और पहला ही पॉइंट था एक ब्रांड equity.com का आर्टिकल। फोकस था कि सेंट वैलेंटाइंस डे पर ब्रांड्स, खास करके जेनजी से अब कैसे बात कर रहे हैं। और साफ था कि मामला पहले जैसा नहीं रहा, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये सीधा टेक्स्ट बुक के मार्केटिंग के पहले डेफिनेशन से जुड़ता है, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। राइट। मतलब जरूरतों को पहचानो और पूरा करो। ब्रांड्स ने रियलाइज किया है कि जेनजी की सोशल नीड्स सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है। अच्छा, वो एक पूरे कल्चरल मोमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसीलिए लेक्चर ने 3 चीजों को हाईलाइट किया: एआई से चलने वाले सॉल्यूशंस, मजेदार और क्रिएटिव कैंपेन्स, और सबसे जरूरी इंस्टेंट डिलीवरी। चलो एआई वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। आर्टिकल में एक टर्म यूज हुआ, हाइपर पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग जर्नीज। हाँ, ये सुनने में तो काफी कॉर्पोरेट जार्गन लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? सही सवाल है। बेसिकली इसका मतलब है कि अब ब्रांड्स अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। वो आपके और आपके पार्टनर के डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, पिछली खरीदारी, सोशल मीडिया पर लाइक्स, इन सब को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बेसिस पे ऐसे गिफ्ट सजेशंस दे रहे हैं जो वाकई में पर्सनल फील होते हैं। क्लास में एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था कि एआई को डेटा से पता चल सकता है कि मीरा के बॉयफ्रेंड को फूलों से ज्यादा शायद एक प्रोटीन बार पसंद आएगा। ये तो ब्रिलियंट है। इससे तो पूरा गेम ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मुझे एक बिल्कुल बेकार सा गिफ्ट मिला था। सच कहूं, मैं उस जेनरिक फोटो फ्रेम से ज्यादा एक अच्छी किताब या एक पिज्जा से खुश हो जाता। एग्जैक्टली। तो ये गिफ्ट के बारे में कम और समझे जाने की फीलिंग के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, इट्स अबाउट फीलिंग अंडरस्टूड। ये कस्टमर्स को स्पेशल फील कराता है, जैसे कंपनी उन्हें पर्सनली जानती है। ये मास मार्केटिंग का ठीक उल्टा है। ये 1-to-1 मार्केटिंग है, जो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और इसके बाद आया क्विक कॉमर्स का बॉम्ब। सब 10 मिनट डिलीवरी। मतलब मैं 10 मिनट में ये नहीं सोच पाता कि क्या ऑर्डर करना है और यहां सामान घर पर आ जाएगा। ये तो अकल से परे है। ये अकल से परे जरूर लगता है, लेकिन अब यही रियलिटी है। और इसके नंबर्स देखो। यूनिकॉमर्स के डेटा के हिसाब से वैलेंटाइंस वीक में क्विक कॉमर्स के वॉल्यूम्स में 48% का जबरदस्त उछाल आया। 48%? हाँ, और इसको कंपेयर करो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस से, जो सिर्फ 14% बढ़े। सिर्फ 14%? ये फिगर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि स्पीड अब मार्केटिंग मिक्स का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। 48%? हाँ, ये तो बस एक नंबर नहीं है, ये कस्टमर के बिहेवियर में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। क्या इसका मतलब ये है कि अब लोग आगे की प्लानिंग करना छोड़ देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ऐसी सोसाइटी बन रहे हैं जिसे सिर्फ वही चीज चाहिए जो अभी इसी वक्त मिल सके? देखिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट तो है, और इससे सप्लाई चेन्स पर कितना प्रेशर पड़ता है वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन यहाँ की इनसाइट ये है कि कन्वीनियंस यानी सुविधा की डेफिनेशन ही बदल गई है। कैसे? पहले कन्वीनियंस का मतलब था कल तक डिलीवर हो जाएगा। अब कन्वीनियंस का मतलब है मेरे इस एपिसोड के खत्म होने से पहले डिलीवर हो जाएगा। अगर आप इतने तेज नहीं हैं तो आप रेस में ही नहीं हैं। सही बात है। और एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट जो लेक्चर में हाईलाइट हुआ वो था कैंपेन्स का फोकस। अब वो एवरीडे रियलिज्म पर जोर दे रहे हैं। स्प्लिटिंग द चॉर्स यानी कामकाज में बराबरी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसे थीम्स। ये तो वैलेंटाइंस डे की आम इमेज से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। पर ये टेक्स्ट बुक के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर की ज़रूरतों को आपसे बेहतर समझना और पूरा करना है। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट से बहुत आगे है, जिसका काम बस फैक्ट्री में बने माल को आगे धकेलना होता है। ठीक है, पर क्या लोग वैलेंटाइंस डे पर यही देखना चाहते हैं
कि बर्तन कौन धोएगा। क्या ये दिन फैंटेसी और सपनों के बारे में नहीं होना चाहिए, ना कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के? थोड़ा अजीब नहीं है ये? यही तो नया कंज्यूमर है। वो ऐसी ब्रांड से जुड़ना चाहता है जो उनकी असली जिंदगी और वैल्यूज को समझे, ना कि उन्हें कोई फेरी टेल बेचे। टेक्स्ट बुक में एक टेबल है कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस पर, जिसमें मार्केट ड्रिवन और प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज का फर्क बताया गया है। अच्छा। ये कैंपेन्स साफ दिखाते हैं कि ब्रांड्स अब मार्केट ड्रिवन हो रहे हैं। वो समझ गए हैं कि उनका कस्टमर बेस मैच्योर हो रहा है और वो रियल कनेक्शंस चाहता है, फेक प्रॉमिसेस नहीं। पॉइंट तो है। इससे फेविकॉल, हर्शीज, टाटा कॉफी और कैडबरी 5 स्टार के कैंपेन्स की बात भी हुई थी। फेविकॉल का शू फिक्स एड तो जीनियस था। बिल्कुल। और हर्शीज किसेस का गिविंग किसेस इज हार्ड कैंपेन, ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि क्रिएटिविटी का कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल। और ये सब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज, चाहे वो टीवी एड हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या इन स्टोर डिस्प्ले, इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हर एक्टिविटी एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से कहती है, जिससे ब्रांड की इमेज मजबूत होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक टेक्स्ट बुक थ्योरी की तरह। लेकिन असली दुनिया में हम कितनी बार देखते हैं कि टीवी एड कुछ और कह रहा होता है और सोशल मीडिया पर मैसेज बिल्कुल अलग होता है। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए इसको आसानी से एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बड़े कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अक्सर अकेले काम करते हैं। टीवी एड वाली टीम सोशल मीडिया वाली टीम से बात नहीं करती। अच्छा, साइलो में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों के गोल्स अलग, बजट अलग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लिए पूरी कंपनी को एक ही डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, जो आसान नहीं होता। लेकिन जब फेविकॉल जैसी कंपनीज को सही करती है तो नतीजा सबके सामने होता है। ओके, तो एआई चीजों को सुपर कन्वीनियंट और पर्सनल बना रहा है, लेकिन फिर डिस्कशन उसके डार्क साइड पर भी गया। हाँ। एक तरफ सुविधा है तो दूसरी तरफ प्राइवेसी का खतरा और टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा निर्भरता। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जब एक एआई एल्गोरिदम आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी पसंद, नापसंद, आपके रिश्ते, तो सवाल उठता है कि उस डेटा का आगे क्या होगा। क्या उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्लास में कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टुअर्ट रसल की वार्निंग का जिक्र किया गया था कि हम इंसान ऐसी मशीन्स बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम उन पर अपना कंट्रोल खो सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई की जरूरत पर जोर देता है। तो एक तरफ ब्रांड्स एआई को सोफिस्टिकेटेड हाईटेक तरीके से हमें जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर लेक्चर ने बिल्कुल गियर बदला और एक ज्यादा पुराने और आक्रामक तरीके पर आ गया, जिससे कस्टमर्स को जीता जाता है। मैं बात कर रहा हूं क्लासिक प्राइस वॉर की। बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। क्योंकि मार्केट में कम्पीट करने के दो ही मूल तरीके हैं, या तो बेहतर प्रोडक्ट दो या सस्ता प्रोडक्ट दो। राइट। जब टेक्नोलॉजी सबके पास आ जाती है तो फिर लड़ाई प्राइस पर आ जाती है, और यहीं से पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और इसके लिए इलेक्शन में फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल आया, जो स्विगी और जोमैटो से टक्कर लेने के लिए फूड डिलीवरी मार्केट में घुसने की तैयारी कर रहा है। जी। तो ये फंडामेंटली वही जियो स्ट्रैटेजी है। आम भाषा में मार्केट में आओ, सब कुछ फ्री या पानी के दाम पर दो, कंपटीशन को खत्म करो, और फिर जब मार्केट पर कब्जा हो जाए तो दाम बढ़ा दो। बिल्कुल, दैट्स द एसेंस ऑफ इट। ये एक क्लासिक इंडस्ट्रियल सिनेरियो है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ही यही है कि मार्केट में एंटर करने के लिए शुरुआत में प्राइस इतना कम रखो कि कस्टमर दूसरे ब्रांड्स को छोड़कर आपके पास आ जाएं। इससे आप तेजी से एक बड़ा कस्टमर बेस बना लेते हो। फ्लिपकार्ट बैंगलोर में इस स्ट्रैटेजी के साथ एक पायलट रन करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ये तो एक बड़ा जुआ है ना? इसमें रिस्क क्या है? ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि कस्टमर सिर्फ कम दाम के लिए आपके पास आया है, ब्रांड लॉयल्टी के लिए नहीं। जैसे ही आप दाम बढ़ाते हैं, वो वापस अपने पुराने ब्रांड के पास जा सकता है। दूसरा रिस्क है कि प्राइस वॉर शुरू करने से पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। और तीसरा, आपकी ब्रांड इमेज सस्ते प्रोडक्ट की बन सकती है, जिसे बाद में बदलना मुश्किल होता है। सही बात है। पर अगर ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, जैसा जियो के केस में हुआ, तो इनाम बहुत बड़ा होता है, पूरा मार्केट आपका। ये दिखाता है कि टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स आज भी कितने रेलेवेंट है बिजनेस डिसीजंस में। चलो इस सेशन के मेन टेक्निकल टर्म्स को फटाफट रिकैप करते हैं। याद रखने वाले कीवर्ड्स हैं जनरेटिव एआई, क्विक कॉमर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाइपर पर्सनलाइजेशन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्सेस सेलिंग कॉन्सेप्ट।
और आखिरी कस्टमर सेंट्रिसिटी। अब एक अहम सवाल, इस लेक्चर का वीडियो देखना जरूरी है या नहीं? देखिए, प्रोफेसर ने 2 वीडियोस दिखाए थे। एक वीडियो था एआई से वीडियो सुपर इम्पोजिशन का, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है। अच्छा। दूसरा वीडियो एआई के खतरों पर था। अगर एआई के प्रैक्टिकल यूज को और उसके असर को आंखों से देखना और फील करना है तो वीडियो जरूर देखना चाहिए। जितनी भी थ्योरी और केस स्टडीज हैं वो तो हमने यहाँ डिटेल में कवर कर ली हैं, लेकिन वो विजुअल कॉन्टेक्स्ट काफी पावरफुल हो सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है। हमने बात की कि एआई हर कस्टमर के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट या गिफ्ट ढूंढ सकता है। जी। तो अगर ऐसा है तो क्या ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? मतलब क्या आने वाले समय में कस्टमर किसी एक ब्रांड का लॉयल रहेगा या उस एआई एल्गोरिदम का जो उसे हमेशा सबसे बेहतरीन चीज लाकर देता है, चाहे ब्रांड कोई भी हो? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लॉयल्टी ब्रांड से शिफ्ट होकर एल्गोरिदम पर चली जाएगी? इस पर जरूर सोचना।